ईपी का चैप्टर नंबर 5 सुनो ना एक बार के लिए। अपन दो प्रैक्टिकल पोर्शंस जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। दो प्रैक्टिकल पोर्शंस अपन कवर करते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो टॉपिक सुन लो। येलो है फिर और येलो होगा, ठीक है। अभी ठीक है, दो टॉपिक है तुमको डिस्कस करना है प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। एक हो गया आपका आरओआई, आरओई, और एक रहेगा ईओक्यू, ठीक है। वैसे तो अपन हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल क्लास में लेके करता है, बट क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल्स वगैरह है तो अपन हल्का का टच कर लेंगे आज ईओक्यू, जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता तुम्हारा, ठीक है। तो अपना पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ा है, पहला टॉपिक जो पढ़ना है, याद है अपने को जब अपन बिजनेस अरिथमेटिक पढ़ा था यूनिट नंबर 5 में, तो अपन बीईपी वगैरह पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन वाला। पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ देखो तुम, आरओआई और आरओई। ये हल्का हल्का आप लोगों का देखेगा तो अकाउंट्स में भी हल्का हल्का पढ़ा हुआ आप लोग, ठीक है। बट अकाउंट्स वाले में और ईपी वाले में फॉर्मूला में थोड़ा फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है देख लेता है, ठीक है। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओई क्या हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब हमको कुछ कुछ वर्ड जानना है खाली, बट उसके पहले अपन एक बार फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। तो आरओआई का मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अगर किसी ने अकाउंट्स वगैरह पढ़ा था, ठीक है, तो आप लोग का पैट की जगह ईबीआईटी आता था, ठीक है। बट इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है, पैट ही आएगा, ईबीआईटी नहीं आता इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, पैट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, फॉर्मूला अपन ने देख लिया एक बार के लिए, अब फॉर्मूला का मतलब समझो, ठीक है, कि कितना जो इन्वेस्ट अपन कर रहे हैं, जितना अपन इन्वेस्ट कर रहा है उसमें कितना रिटर्न अपन कमा रहे हैं, कितना अपन इन्वेस्ट कर रहा है उसमें अपन कितना रुपया कमा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन बात करता है तो या तो अपन खुद का पैसा लगा रहा है, खुद का इन्वेस्टमेंट, ओनर्स फंड, खुद का पैसा लगाना क्या बोलता है, ओनर्स फंड, खुद का पैसा लगाना, या फिर अपन बाहर से पैसा निकाल कर इन्वेस्ट करता है। अपना मेन मोटिव क्या है, इन्वेस्ट करना। अपन इन्वेस्ट कैसे करें उसके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या तो खुद का पैसा लगाया उसको क्या बोलेगा अपन, ओनर्स फंड, या फिर बाहर से बोरो करके लगाया उसको क्या बोलेगा, बोरोड फंड। यानी कि आई कैन से द टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, ठीक है। और आरओए का मतलब क्या था, कितना मैंने पैसा लगाया उसमें कितना रिटर्न कमाया। अब रिटर्न का मतलब कैसे हो गया यहाँ पे, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना कमाया, मतलब कि अगर 10 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख रुपए मैंने प्रॉफिट कमाया, तो रिटर्न कैसे निकालेगा, 1 लाख बाई 10 लाख इंटू 100। बात सही है ना, मतलब मेरे को समझ में, फॉर्मूला याद करने से पहले फॉर्मूला को समझ लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें मैंने कितना रिटर्न कमाया। रिटर्न का मतलब क्या है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल मैंने कितना एम्प्लॉय किया, कैपिटल मैंने कितना डाला, उसमें मैंने कितना रिटर्न कमाया। तो फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, सॉर्टेड है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 5 का टॉपिक है, दोनों ही तो आ रहा है, आरओआई आरओई सभी को बोला है, आ रहा है सारा आ रहा है, हमको सब बोला, वो नहीं पता बट ये सारा आ रहा है, वो हमको नहीं पता बट ये भी आ रहा है जितना को पता, ठीक है। अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपना प्रैक्टिकल्स बोल लो या फिर एग्जाम के, हाँ जिसके लिए भी है उसके लिए एक बार देख लो, ठीक है। समझ में आया आपको। और अगर मैं एक बार देखो यहाँ पे इक्विटी फंड चलो छोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लिखा हुआ देखो तो बगल में टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, बिल्कुल सॉर्टेड है यहाँ पे। मतलब कि अगर मेरे को आरओआई निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कैसे निकालता है वो अपन समझ लेगा अभी, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड तो समझ में आ गया कैसे आता है, जितना अपना खुद का पैसा लगा मतलब ओनर्स फंड, प्लस बाहर से जो पैसा लेकर आया मतलब बोरोड फंड, इतना तो अपने को आ गया। टैक्स कैसे निकालता है वो अपन निकाल लेगा, ठीक है। अपने को हल्का हल्का बेस पिछला टॉपिक का भी आएगा, बट आप लोगों को गेट द पॉइंट, बात समझ में आया आपको। अब मुद्दा क्या है, एक तो अपने को समझ में आया क्या आ गया, आरओआई, तो नीचे क्या लिखा हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन का मतलब तो हमको पता ही, कितना रिटर्न अपने को मिला, मतलब कि पैट। रिटर्न का मतलब आपने समझ गया था क्या था, पैट। इक्विटी मतलब खुद का पैसा। इक्विटी क्या होता है, खुद का पैसा। इक्विटी तोड़ना मतलब अपना शेयर तोड़ना होता है या नहीं होता है। इक्विटी मतलब क्या है, खुद का पैसा, सही है ना। खुद का पैसा मतलब
ओनर्स फंड, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, इक्विटी फंड इनटू 100। और इक्विटी फंड क्या है, दिक्कत यहाँ पे, मतलब कि अगर नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो वो क्या हो गया, आरओआई। नीचे सिर्फ और सिर्फ ओनर्स फंड आया तो वो क्या हो गया, आरओई। डिफिकल्ट है, बताओ कोई इशू यहाँ पे। मतलब अगर आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो क्या ही ट्विस्ट करेगा वो लोग, या तो ओनर्स फंड खुद का रहेगा तो अपन बाहर से बोरोइंग्स ले रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्विस्ट कहाँ पे कर सकता है, प्रॉफिट निकालने पे वो आप लोग को आता ही है। बात समझ में आया आप लोगों को। अब बात यह है कि ओनर्स फंड तो दिया हुआ ही रहेगा मोस्ट लाइकली, या ये भी दिया होगा ये भी दिया हुआ होगा। निकालना क्या है मेरे को, टैट निकालना है। टैट कैसे निकाले समझो बात, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाले समझो। सबसे पहले क्या निकालता अपन, ये देखा दिखा लग रहा है ढांचा, या तो बीईपी, ढांचा दिखा दिखा लग रहा है क्या आप लोग का। कैसे निकालता अपन, सेल्स माइनस क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट, उससे मिलता क्या है, कंट्रीब्यूशन, उससे क्या माइनस करता है। अपन यहां तक आके रुक जाता जो कि था प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। अकाउंट्स में आप लोग यहां से निकाल के कैलकुलेट करते हो, बट अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ईबीआईटी का मतलब क्या हो गया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या लिखा है, अर्निंग्स, इसमें समझ में आता है आंसर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि अगर मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, अमोर्टाइजेशन को कैंसिल माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएटी बोलो या पीएटी बोल दो, बात बिल्कुल एक ही है। बात समझ में है ना। ईबीआईटी का मतलब समझ में आ गया। वो कैसे निकलता है, सबसे पहले सेल्स, उससे माइनस क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या मिला, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किया, फिक्स कॉस्ट, क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यानी कि ईबीआईटी। इसमें से क्या माइनस करना, दो चीज, इंटरेस्ट और टैक्स ना, करना है नहीं करना है, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना है नहीं करना है अपने को। देखो इंटरेस्ट माइनस किया, क्या मिला अपने को, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस ईबीटी, और माइनस टैक्स किया तो क्या मिला, ईएटी। या फिर बताओ दिक्कत यहाँ पे, कोई भी इशू, एक बार रिकॉल करा दो वापस से कैसे लिखा जाएगा पीएटी, बिना देखे बताओ तुमको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उससे क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किया, फिक्स कॉस्ट, क्या मिला, ईबीआईटी, माइनस करना क्या, इंटरेस्ट, क्या मिला, ईबीटी, माइनस किया टैक्स, क्या मिला, ईएटी यानी कि पीए। डिफिकल्टी, पैट निकालना आ ही गया, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इक्विटीज फंड निकालना अपने को आता ही है, क्योंकि उसमें निकालने का ऐसा है ही नहीं, फॉर्मूला डालना, बात खत्म। और अगर फॉर्मूला का मतलब समझ में आ रहा है भैया, ऊपर क्या है नीचे क्या है भैया, क्या बोला है, आरओआई निकालना, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका रिटर्न कितना आया। और अगर आप लोग पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स से प्रॉपर्ली, तो जब भी हम बोलता है उसके हिसाब से, मतलब उस कहाँ आता है वो, बेस में आता है या ऊपर में आता है, बेस में, तो नीचे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इक्विटी, ऊपर क्या आएगा, एक ही वर्ड क्या, पीएटी इंटू 100। डिफिकल्टी, दिक्कत हो रहा है क्या, मोबाइल समझ में आया पक्का, इजी एकदम, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार, लिखना, लिख लो। पेन है यहाँ पे ना, चाहिए ट्राई करना, बिना देखे लिखेगा, ट्राई करना बिना देखे लिखेगा आपको।
ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन रीड कर देता आप लोगों के लिए। Aditi started a beauty parlor business. She spent rupees 30 lakhs to open the parlor, of which she invested rupees 14 lakhs of her own money and borrowed a loan of rupees 16 lakhs. Interest rate कितना दिया हुआ है? 14%. Sales revenue कितना लिखा हुआ है? 1,60,000 rupees. Cost of goods sold कितना है? rupees 60,000 per month. Fixed expenses कितना दिया हुआ है आपका? 60,000. आपको निकालना क्या है? ROI और ROE. सब डेटा दिया हुआ है आप लोगों का, एक बार ट्राई करना है खुद को, डेटा एक बार समराइज में लिख लो। एक बार ट्राई करो फिर हम करवाएगा।
बता दो ना। बता दो ना भैया। चलो जाते हुए पूछ लेंगे। ये किया सम किया ये वाला डेटा क्या क्या दिया हुआ देखो तो एक बार। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना का है 30 लाख का, उसमें से 14 लाख किसका है ओनर्स फंड, 16 लाख क्या है बॉरोड फंड। ठीक है चलेगा। डेप्रिसिएशन क्या है अल्टीमेटली अपना फिक्स एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है सेल्स बताओ तो कितना था, सेल्स कितना है 1,60,000 है आपका इनटू ये कितना पर मंथ दिया हुआ है ना आपका, तो अपने को निकालना कैसे पर ईयर के हिसाब से। ठीक है तो 1,60,000 इंटू 12 टोटल कितना हुआ 19,20,000 रुपया। अपन निकाल क्या रहा है ये पैट निकाल रहे हैं क्या। हाँ ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है पूरे साल के हिसाब से होता है। माइनस क्या करता है अपन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लिखा था ना COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो अल्टीमेटली क्या है अपना वेरिएबल कॉस्ट ही है। वो कितना रुपया था आपका 60,000 रुपीज था क्या पर मंथ, इंटू कितना होगा 12 कितना हो गया 7,20,000 रुपया। जब अपन सेल से वेरिएबल कॉस्ट या फिर कॉक्स को माइनस करता है तो वो क्या है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कितना रुपया होगा 19,20,000 माइनस 7,20,000 जो कि कितना है 12 लाख रुपए। ठीक है वो क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन से अपन क्या माइनस करते हैं ध्रुव फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट कितना है अपने केस में, अपने केस में फिक्स कॉस्ट कितना है पर मंथ मतलब कि 7,50,000। इसमें 60,000 इंटू 12 नहीं करता। ठीक है ना डायरेक्ट लिख देना आप लोग 750 हो गया ना। ठीक है चलेगा। फिक्स कॉस्ट में कैलकुलेशन अलग तरीके से लिखना आप लोग। ठीक है ऐसे नहीं कि आप लोग 60,000 इंटू 12 किया क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है चलेगा। अरे फिक्स कॉस्ट जो है जैसे अपन वेरिएबल कॉस्ट में कैसे लिख रहा है इतना नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर प्राइस, इसमें फिक्स कॉस्ट में तो सब कुछ एज अ होल आता है ना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली आपको वैल्यू लिखना है। कितना लिखेगा अपन 60,000 इंटू 12। कोमल डाउट डाउट बताओ बताओ। सात बीस है क्या, अच्छा हाँ ठीक है 7 20 कर दो फिर इसको। रुको एक सेकंड नहीं कोई बात है तो कर लेगा। हाँ 4 मंथ लिखा हुआ है 8,500 रुपये तो 7 20 होगा। ठीक है अच्छा ये कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा कोई बात नहीं। ये लो बताओ कितना हो रहा है 7,20,000 रुपया। ठीक है उससे माइनस करके मुझे क्या मिलेगा EBIT कितना होगा ये 480 है क्या। ठीक है फिर उससे क्या माइनस ये क्या है EBIT से क्या माइनस करना पड़ता है कोमल इंटरेस्ट माइनस कर वो कैसे निकालेगा अपन 16 लाख का लोन लिया था अपन और उसमें इंटरेस्ट कितना है 14% पर एनम। कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब क्या मानेगा अपन पर एनम। ठीक है तो इंटरेस्ट कैसे लिखा 16 लाख इंटू 14/100 जो कि कितना रुपया हो रहा है 2,24,000 रुपया। ठीक है सही है क्या यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 4,80 माइनस कितना बोला मैंने 224 कितना हो रहा है 256 हो रहा है क्या। ये क्या हो गया EBT से क्या माइनस करेगा अपन टैक्स जो कि कितना रेट में है 15% है क्या। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ आपका सेल्स दिया हुआ है COGS दिया हुआ है टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है अपने यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे ऐड कर लो टैक्स रेट 15% करके 15% ऐड कर दो ना प्लीज 15%। ठीक है टैक्स को अपन माइनस किया टैक्स कितना है 15%। ठीक है कितना रुपया होगा आपका 33,000 कितना 900। इसको माइनस किया 256 से 33,900 माइनस किया अपन तो कितना मिलेगा मेरे को 256 का। अच्छा इसको दूसरा आएगा ना वैल्यू 256 का कितना होगा आपका 15% यानी कि 38,400। ये कैसे निकाला अपन 256 इंटू 15%। ठीक है इसको माइनस किससे किया अपन 256 से कितना मिला अपने को 2,17,600। ठीक है यहाँ तक ये क्या है आपका 2,17,600 क्या है आपका PAT हो गया। इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे
कोई भी इशू? अब अपने को आता है कि आरओआई निकालना, कैसे निकालते हैं अपन? पैट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ऊपर वाला केस में कितना होगा? इसमें 2,17,600 डिवाइड बाय क्या होगा? 30 लाख इंटू 100 बराबर। ये क्या हो गया आपका? ये क्या है? पैट। ये क्या हो गया आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 2,17,600 डिवाइडेड बाय क्या बोला मैंने? 30 लाख इंटू 100। कितना आ रहा है आपको? 7.25%। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आरओई निकालो खुद से, कितना होगा? कैसे निकालेगा आरओई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। कितना था आपका? इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना है? 14 लाख। तो 2,17,600 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100। ऊपर दिया हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? 30 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ है, इसमें से 14 लाख रुपए क्या किया है? खुद का पैसा लगाया। ये क्या हो गया? इक्विटी हो गया ना, ओनर्स फंड। बाकी 16 लाख क्या किया उसने? बोरोइंग्स फंड। ठीक है, बोरोवर्स फंड हो गया। इजी? कोई डिफिकल्ट? एक क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, टफ है ऐसा कुछ भी। दिक्कत? पलक? इशू? इजी? कोमल इजी लग रहा है एकदम? होने से बताना प्लीज, होने से बताना ना प्लीज। ठीक है, हो गया सबका? दिव्यांश डन? ध्रुव हो गया? खत्म? अच्छा वैल्यू निकाल रहे हैं खाली, निकालो निकालो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हुआ? आरवी का आंसर हमको भी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर अलग आ गया ना इसमें। बताओ आरवी का आंसर क्या होगा? ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर क्या आ रहा है? बाय 14 लाख ना, 14 लाख इंटू 100 कितना? तो आपको जब ऐसे बिजनेस वगैरह आप लोग करोगे, आगे जाके आप लोग आरओआई आरओई निकालने बोलेगा तो देयर इज अ स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से अगर आपका आरओई आरओआई है तो आपके बिजनेस में जनरली लोन वगैरह पास करता है, स्टैंडर्ड्स वगैरह मीट करता है आप लोग वैसा चीज है। ठीक है, तुम्हारा काम आएगा। ठीक है, चलेगा? सबका हो गया यहाँ तक? वेरीफाई हो गया? ये वाला ही आंसर है ना? 15% ही है ना? ठीक है, आओ ये ट्राई करिए प्लीज, ये अपने आप करना है। ये खुद से करना है, इतना करने से हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन चाहे बाद में लिख लेना, बेसिक डिटेल्स लिख लो अपने पास में, जगह छोड़ दो थोड़ा सा। सबका आंसर चाहिए हमको, हाँ।
ठीक है, कर लेना, आराम से करते रहो। रुका हुआ है तो, अरे कोमल जी हुआ, दिया हुआ तो है सैलरी। हुआ पर मंथ लिखा हुआ ना, मंथली सैलरी है। बताओ बताओ, हुआ? नहीं ठीक ही आ रहा है तुम्हारा, वो 100% से ऊपर है आंसर मेरे हिसाब से। 112 ओके ये इंटरेस्ट वाला जो ईबीआईटी आ गया अपना, ईबीआईटी के बाद जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालेगा? दिया, 6% पे निकालेगा ना? हाँ लोन पे 6%। हाँ 4% हटा दो। ऐसा पक्का करो। हुआ किसी का आया? आरओआई आया, मैं कंफर्म करता हूँ। तुम लोग करते रहो, जो लोग कर रहे हैं करते रहो आराम से, हम खाली कंफर्म कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, टोटल लोन की टोटल अमाउंट कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख रुपया है। इसमें से ओनर्स फंड कितना रुपए का है? 8 लाख रुपया। और बोरोवर्स फंड कितना है? 12 लाख रुपया। ठीक है, बोरोवर्स फंड में इंटरेस्ट कितना पे करना है? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सेल्स दिया हुआ कितना आपका? 12 लाख इंटू 12 है ना, दिया हुआ ना। मंथली सेल्स ऑफ कितना रुपया लिखा हुआ है? 12 लाख इंटू 12 होगा कितना रुपया? 1 करोड़ 44 लाख का तुम्हारा सेल्स है। माइनस क्या करते हैं अपन? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि अल्टीमेटली क्या है? सीओजीएस लिखा होगा कहीं पे, कितना है ये? 7 लाख रुपया मंथली है क्या? तो 7 लाख इंटू 12 कितना हो गया आपका? 84 लाख। उससे क्या मिलेगा मेरे को? कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि कितना रुपया होगा? 60 लाख। 1 करोड़ 44 लाख माइनस 84 लाख, जो कि कितना होगा? 60 लाख। 60 लाख में से मुझे क्या माइनस करना है? फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कितना रुपया है? 2 लाख रुपया महीना का, मतलब कितना हुआ? 24 लाख। तो उससे क्या मिलेगा मेरे को? ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है? 36 लाख। 36 लाख में से मैं क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट, क्योंकि कैसे था? 12 लाख के ऊपर 6%, 12 लाख के ऊपर 6%, क्योंकि कितना हो गया? 72 है क्या? बताओ बताओ। टैक्स 25% लगेगा ना फिर? हाँ 35 लाख 2800 लगेगा। चेक कर लो एक बार। हाँ 72 ही तो है। 72। हाँ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? ईबीआईटी से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 12 लाख का लोन लिया था, 6% का इंटरेस्ट रेट है। ये रहा ना, ये तो इधर ही लिखा मैंने, 12 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट। सिंपल, 12 लाख इंटू 6/100। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है? ईबीआईटी में से मैंने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट को माइनस किया, उससे मुझे क्या मिला? ईबीटी। फिर क्या माइनस करूंगा मैं? टैक्स को कितने के ऊपर? कितना परसेंट है? 25% इंटू वॉट, बराबर। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? ईएटी, जो कि कितना है? 26,46,000। 25 लाख 35 लाख 28,000। एक सेकंड, इंटू 25/100 उससे आएगा 88 लाख। देखो ऐसे लिखा है, देखो ठीक है। कोमल डाउट?
हाँ ये रहा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक दिव्यांशी, कोई इशू? इजी, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है आप लोगों का, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। भैया निकालो नेक्स्ट पेज में। आगे क्या है? पैच सबका आ गया यहाँ तक? पैच सबका आ गया ना यहाँ तक? अब आरओआई कैसे निकालता है? पैट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी कि 26,46,000 बाय 20 लाख इनटू 100, यानी कितना आ रहा है? 132.3%। एंड आरओई कैसे निकालता है? पैट बाय इक्विटी फंड इनटू 100, यानी कि 26,46,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100। सोच रहे 8 लाख रुपए लगा के 26 लाख रुपए कमाया है। 26 लाख भी नहीं, 26.5 लाख। ऐसा बिजनेस अगर आपको मिल जाए, चलो अपने ढाबा, ठीक है? समझ में आ गया कोमल? डाउट यहाँ पे कोई? डाउट? आरओआई निकाला नहीं ना? निकाल निकाल निकाल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना सम्स करने से आप लोग काफी है, एक दो सम्स और दे देगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, बट यू गेट द पॉइंट राइट कि कैसा क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। सारा डेटा दिया हुआ ही है, कुछ घुमाने वाली बातें ही नहीं है। यो क्यों ना, यो क्यों हल्का सा डिस्कस कर लेता बस। हाँ ये खत्म, चैप्टर टॉपिक खत्म। डन? कोमल कोमल हो गया? हाँ कहाँ बहका हुआ तुम? हाँ वही वही सगमा सगमा। अभी करें हल्का सा, अगर आप लोग का हो गया तो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करे, आएगा करे। टॉपिक नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, लॉजिक समझो पहले। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ठीक है, अपने को कितना क्वांटिटी जो है ऑर्डर करना है एक टाइम में, ताकि अपना मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है, और अपना सेविंग्स क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब कि ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप लोग जो ऑर्डर कर रहे हो ना, वो इस हिसाब से ऑर्डर कर रहे हो आप, ताकि आपका कॉस्ट जो है बिल्कुल मिनिमम लग रहा है। अगर आप ईओक्यू से ऊपर ऑर्डर करोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और कम करोगे तो आपका खर्चा तो कम लगेगा, बट कहीं ना कहीं दूसरा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसका क्या बाइफरकेशन है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, पहले एक बार आराम से समझ लेते। पहले बात को समझो एक बार के लिए, ठीक है? कि अगर कोई प्रोडक्ट है सी एक्स, ध्यान देना एकदम, क्योंकि बेस बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईओक्यू में। अगर आपका बेस क्लियर हो गया, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोग सक जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट एक्स है, उसमें अपने को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वाई। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, इसमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपने को वाई। और ये चीज देखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने को 2 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्रोडक्ट है क्या, एक्स, और उसका रॉ मटेरियल क्या है, वाई। और एक प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए अपने को कितना रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब एक बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल चाहिए आपको? तो अगर आपको सवाल मैं पूछूं आपसे कि मार्केट में प्रोडक्ट एक्स का रिक्वायरमेंट है 1 लाख का, कितना का? 1 लाख का, तो आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए? 2 लाख का। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये कितना ऑर्डर अपन क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, इसको निकालने के लिए अपने पास क्या है, ईओ। बात समझ में आया? ईओ। देखो व्हाट इज ईओक्यू, क्या लिखा हुआ देखो तो, इट इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर इन वन ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर में अपन इतना कितना ऑर्डर करें ताकि अपना कॉस्ट बिल्कुल कम लगे। इसका मेजर लॉजिक क्या है आपका यहाँ पे, ताकि कॉस्ट क्या हो, बिल्कुल कम लगे, और यूनिट्स जो अपन मंगवाए वो सबसे क्या हो, चीपेस्ट हो। मतलब ये टेक्निक ऐसा है कि आपका कॉस्ट जो है बिल्कुल कम लगना चाहिए व्हेन यू आर परचेजिंग द कमोडिटी। क्योंकि बोलता है ना, आधा बैटल तो अपन परचेज के टाइम में जीत जाता है,
जो थोड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व है, आप लोगों को पता होगा कि सेल्स कैसा कर रहा है उससे मैटर नहीं करता उतना। ऑब्वियसली देखो बिजनेस करे तो सेल्स तो मैटर करेगा ही, बट इंपॉर्टेंट क्या है किस कॉस्ट में आप लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर हमने सही कॉस्ट में लेके आ गए तो बहुत जगह आप अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया? अभी फंक्शन कैसे तो समझो, उसके लिए अब कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है, अपने को समझ में आ गया। बट कॉस्ट होते कौन से, वो भी जानना जरूरी है अपने को। कॉस्ट होते कौन से, सुनो दो टाइप के कॉस्ट है, ये तो समझाइए था मेरे को। अगर क्वांटिटी ऑर्डर इज इक्वल टू OQ, EOQ, अगर क्वांटिटी जितना ऑर्डर किया वो EOQ से सेम है, मतलब जितना आपने EOQ बता रहे हैं उतना ही एग्जैक्टली आपने क्वांटिटी ऑर्डर किया, तो कॉस्ट बिल्कुल क्या होगा, मिनिमम होगा। उससे ज्यादा या कम किया तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कौन से कॉस्ट के बारे में आप बात कर रहे हो? दो टाइप के कॉस्ट, एक हो गया आपका, नहीं वो वेरिएबल और फिक्स नहीं, एक है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट। वर्ड जब समझ में नहीं आता तो अपन क्या करता है, उस वर्ड को समझने की कोशिश करता है। किस तरीके से, उस वर्ड को ब्रेक करके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आपको पता होगा, जब भी आप ऑर्डर करते हो कोई सामान को तो एक वो पर्टिकुलर कॉस्ट लेगा आपका, ठीक है। जितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप करोगे उतना उसका कॉस्ट बढ़ते रहेगा, वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अपन ऑर्डर किया, सामान मंगवाना है अपने को, ठीक है। अगर आपको पता होगा जैसे कि हम जब ये अपना घर पे जब कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहा था, तो आप लोग भी कभी ना कभी करवाया होगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अपने अगर अपने उस गाड़ी में, जो अपने गाड़ी है तो छोटा टाइप का जो गाड़ी आता है, तो टेम्पो टाइप का जो होता है, उसमें अगर आप एक प्लाई भी मंगवाएगा ना तो उतना ही भाड़ा लेगा आपसे। और अगर आप 10 प्लाई भी मंगवाएगा तो फिर कितना भाड़ा लेगा, उतना ही लेगा। उसको मतलब नहीं है कि आप कितना माल निकाल रहे हैं, आप उसको क्या मतलब है, आप कितना ट्रिप्स कर रहे हैं, पर ट्रिप उसका फिक्स रहेगा कि भैया इतना कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या होगा, फिक्स हो गया ना। आप माल कितना का मंगवाओ, आप वो ट्रक को भर के मंगवाया माल को, तो भी वो कॉस्ट क्या होगा, उतना लगेगा। और ट्रक अगर खाली भी आया तो भी आपको कॉस्ट क्या लगेगा, उतना ही। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होगा अगर, तो वो कॉस्ट क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप अगर सही टाइम में सही डिसीजन नहीं लिया कि कितना क्वांटिटी अपने को मंगवाना है, उससे कम मंगवाया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड। और एक होता है कैरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट वेरिएबल है, कम अगर आप मंगवाते हो तो कम कॉस्ट लगेगा, और ज्यादा मंगवाओगे तो पता ही अपने को, ये तो वेरिएबल है, नॉर्मल सा बात है। इसको क्या बोलेगा अपन, वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकता है। ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर किया, अपना कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैरी करने का कॉस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाला कॉस्ट, और क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज कॉस्ट। अगर ज्यादा माल अपन मंगवा लिया, ठीक है, अपन सोचा कि यार सामान अपन मंगवा लेता है, क्योंकि देखो टेम्पो तो एक ही बार आएगा, तो अपन तो ऑर्डर कॉस्ट तो बचवा लिया, बट सामान को एक्स्ट्रा मंगवा लिया अपन, तो उसको अगर सामान एक्स्ट्रा आ गया तो उसको ऐसे क्या रास्ता में से पलट फेंक देगा क्या, हम लोग क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा। और स्टोरेज कॉस्ट तो बढ़ता रहेगा नहीं रहेगा, जितना ज्यादा माल आएगा उतना ज्यादा आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन पिकिंग अप कि भैया कितना ऐसा ऑर्डर करे ताकि मेरा दोनों कॉस्ट, कौन से ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, दोनों बैलेंस आउट हो जाए। क्योंकि अगर ज्यादा करता है तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। ज्यादा बार अगर आप ऑर्डर करते हो तो क्या बढ़ जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मंगवा लिया तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। बात समझ में आया आप लोगों को? तो ऑर्डरिंग क्या हो गया, वो शिपमेंट वाला कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो गया, स्टोरेज कॉस्ट। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट है और ऑर्डरिंग जनरली क्या रहता है, फिक्स रहता है। उनका अमाउंट जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपका ऑर्डर साइज ज्यादा है, अगर आपका ऑर्डर साइज ज्यादा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम ही होगा। अपने जब टेम्पो में मंगवाता है, अपने टेम्पो पूरा फुल लेके मंगवाए, तो आप लोगों को टेंशन है क्या, नहीं, बढ़िया ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो उतना लगेगा अपना, बट कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा सामान आया, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। बात सही है या नहीं है? मतलब अगर अपन ज्यादा सामान मंगवाता है तो हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बच जाएगा, क्योंकि अपन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर लिया, एक बार में अपन बढ़िया से सारा सामान मंगवा लिया। बट कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? बट ऑन दी वाइस वर्सा, अगर ऑर्डर साइज कम किया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपन ज्यादा किया, तो अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भले ही कैरिंग कॉस्ट कम लगे। ठीक है। बेस्ट क्या होगा, बेस्ट पोजीशन कौन सा होगा, ईओक्यू में, क्योंकि आपने इस तरीके से कर रहा है जहां पे अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, कैरिंग। ईओक्यू मतलब क्या हो गया, समझ में आ रहा है आपको? वो पोजीशन,
वो यूनिट्स में, मतलब कि EOQ जो है क्वांटिटी में बताता है आपका कितना ऑर्डर इतना करे अपन कितना ऑर्डर करें ताकि अपना टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है इज इक्वल टू व्हाट, द ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर। डाउट यहाँ पे किसी को, कोई इशू यहाँ पे, समझ में आया बिल्कुल प्रॉपर्ली? ठीक है, अब इसको निकाले कैसे, क्या है, एक सेकंड को एक खाली टॉपिक बताता हूं आप लोगों को, एक खाली हम आप लोगों को लिखवा देता है, इसमें पूरा नोट्स आज किया वो हड़बड़ी के चक्कर में कंप्लीटली लिखना नहीं हुआ मेरा, ठीक है। EOQ जो है वो लिखता कैसे समझो, हाँ ये वाला पहले लिखिएगा क्या आप लोग, लिखिएगा आप लोग, लिख लो कोई बात नहीं। नीचे करें, एक तुमको फॉर्मूला करा देते तो तुम्हारा क्वेश्चन तो सारा हो जाएगा मोटा मोटी, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट नहीं बोल सकता अपन, बट इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। लिखना हुआ, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक खाली करवाया था, मतलब टॉपिक भी नहीं है, बस EOQ निकालता है कैसे, बस ये लिख के दे देगा आपको। थोड़ा मुश्किल है, बोलो थोड़ा मुश्किल है आज, थोड़ा छोटे छोटे काम है। 2 मिनट में आ गया भाई। आओ ठीक है, लिख लिया ये वाला पार्ट, लिख लिया सब ने, दिशा डन हो गया। बस ये दिखाता, बस EOQ निकालता कैसे देखो एक बार के लिए, क्या लिखा हुआ देखो, पहले देख लो फॉर्मूला में, रूट ओवर क्या लिखा हुआ है 2a, जैसे तुम लिखना चाहिए
हम ये टर्म लिख लिया, ठीक है ठीक है। टर्म्स इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, टर्म्स आप लोग अपने हिसाब से, दूसरे बुक्स में टर्म्स अलग अलग होता है, बट मैंने अपने हिसाब से इजी कर लिया इसको, ठीक है। क्या लिखा है, और अगर अपने एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला लिखा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। रूट ओवर 2AO बाई क्या लिखा हुआ है, C। A stands for what? Annual consumption of raw material units, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स रहेगा आपका। एक स्टैंड फॉर व्हाट, कितना आपने कंज्यूम किया, क्या रॉ मटेरियल को। सुनो, फिनिश गुड्स नहीं है, क्या है, रॉ मटेरियल। अपने एग्जांपल में याद है कि आप लोगों को पहला वाला एग्जांपल दिया था, फिनिश गुड्स कितना रिक्वायरमेंट था, 1 लाख का, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए था, ये। तो अपन कौन सा लेगा इसमें, ये 2 लाख वाला लेगा अपन, समझ में आया। जो ए था वो क्या लेगा अपन, 2 लाख वाला, ठीक है। फिर O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ये यूनिट्स में रहेगा हमेशा, ये पर ऑर्डर में। और कैरिंग कॉस्ट क्या लिखा हुआ है, पर एनम के हिसाब से आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा, बात समझ में है। आपको सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, आंसर आपका निकल जाएगा। दैट मींस फॉर कैलकुलेटिंग EOQ we need 3 things, actually 4 things. One is to know the A, which is what, annualized consumption of the raw material. Annual कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखना, कितना कंजम्पशन एनुअल, क्योंकि सब कुछ अपन एनुअल के हिसाब से बात कर रहे हैं। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, नॉट इन रुपीस, इन यूनिट्स। और रॉ मटेरियल का चाहिए अपने को, फिनिश गुड्स का नहीं चाहिए, ठीक है। अपना किसको चाहिए, रॉ मटेरियल का चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या, पर ऑर्डर चाहिए आपको, और कैरिंग कॉस्ट क्या चाहिए आपको, पर यूनिट पर एनम, बात समझ में है। और 4th चीज है स्क्वायर रूट निकालना, भेज देगा, ठीक है, चलेगा, ओके फाइन। इसमें डेटा डाल दो आप, सारा तुम्हारा जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, सब इसी फॉर्मूला के ऊपर है। फॉर्मूला में डालो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा, सब दिया हुआ रहेगा। देखो बाई चांस EOQ अगर दिया हुआ है, सोचो सुनो, अगर EOQ दिया हुआ है, बाकी एक डेटा नहीं दिया हुआ है, लिखा सकेगा। अगर EOQ दिया हुआ है, इट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो जगह स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो आप लोग। अगर EOQ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या इजी हो गया ना एकदम। EOQ को भी, जो EOQ का वैल्यू उसको स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, वैल्यू डालो, काम खत्म। या तो EOQ निकालने बोलेगा आप लोग को, या तो EOQ दे देगा, कोई कैरिंग कॉस्ट है कुछ निकालने दे देगा आपको, वैसे निकालेगा। ये सब क्वेश्चन घूमता है बस, टफ लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके सम्स वगैरह करेंगे, कल परसों होगा शायद, कल इको है ना, क्यों इको PhD सब है।